गेहूं का भूसा 10 रुपये 12 रुपये किलो है। तो 1 किलो भूसे से 12 रुपये के भूसे से अगर हम आधा किलो ढींगरी मशरूम की ही बात कर लें तो आधा किलो ढींगरी मशरूम बड़े आसानी से पैदा हो जाती है। और ढींगरी मशरूम का रेट भी 100 रुपये से ऊपर है। जो वेस्ट लैंड हमारे गाँव में है या घरों के अगल बगल है, वहाँ पे एक छप्पर बनाया और मशरूम उत्पादन शुरू। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए या वो क्षेत्र जहाँ पानी कम है, निश्चित रूप से मशरूम एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है। मशरूम में जो ज़्यादा मेहनत का काम है वो केवल एक दिन का है, जिस दिन उसको लगाना है। आप देखिए हमारी ग्लोबल मार्केट का असर कि इंडिया में चाइना के मशरूम सूप बिकते हैं। अगर माल्स में देखें तो हम इंडिया में इंडिया का मशरूम सूप क्यों नहीं बेच सकते? तो ये बहुत बड़ा स्कोप है। पहले मशरूम अपने लिए पैदा करें, अपने घर के लिए पैदा करें, फिर पड़ोसियों के लिए पैदा करें, फिर अपनी लोकल मार्केट को फेच करें और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें। मैं सफ़ेद हूँ, मैं नरम हूँ, मैं बारिशों में खूब उगता हूँ, पर ना मैं वनस्पति हूँ ना मैं जानवर हूँ, तो मैं कौन हूँ? Yes, you guessed it right. We're talking about mushroom. Hi everyone, I'm Disha Sanwal and welcome to our first episode of कृषि ऋषि by शून्या। कृषि ऋषि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने व्यूअर्स को एग्री एक्सपर्ट्स के थ्रू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। मशरूम को इंडिया में खुम्ब, खुम्बी या कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटीन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक भरपूर सोर्स है और यही रीज़न है कि इंडिया में कई राज्यों में इसकी कमर्शियल फार्मिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज हम अपने गेस्ट डॉक्टर गोपाल सिंह के साथ जानेंगे कि इस मशरूम फार्मिंग में हमें क्या क्या इनपुट्स लगते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं और इनकी एडवांस तकनीक क्या है। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर गोपाल सिंह से। डॉक्टर सिंह, वेलकम टू आवर चैनल कृषि ऋषि बाय शून्या। सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे लिए समय निकाला। सर, तो मेन प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी के बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि मैं बताऊंगी तो वो बहुत कम होगा आपके एक्सपीरियंस के लिए। मैं डॉक्टर गोपाल सिंह हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से पूरी की है। इसके बाद मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी हूँ। इसके अलावा मैं मशरूम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य देखता हूँ। मेरठ में जितने भी मशरूम से रिलेटेड रिसर्च हैं या एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमारी भागीदारी रहती है। अभी तक हमने मशरूम पे 16 पीएचडी स्टूडेंट और करीब 22 एमएससी स्टूडेंट को थीसिस कराई है, रिसर्च कराया है। और अभी तक हमने मशरूम से रिलेटेड 5 परियोजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा 2 मुख्य परियोजनाएं मशरूम स्पान लेबोरेटरी, जिसमें मशरूम के बीज बनाने पर काम होता है। उसके बाद मशरूम स्पान लेबोरेटरी को मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में डेवलप किया जा रहा है और वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल में मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पर हम कार्य कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ 3 पीएचडी स्टूडेंट और 3 एमएससी स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के मशरूमों पे काम करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से खाद्य एवं औषधीय मशरूम शामिल हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है सर आपकी। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मशरूम होता क्या है? व्हाट इज़ मशरूम? मतलब कई लोग ये कहते हैं कि ये तो नॉन-वेज फूड है। तो क्या ये प्लांट है या ये एनिमल है, ये क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मशरूम एक फफूंद है। फफूंद से अगर समझें तो सामान्य लोगों को समझने के लिए अचार में जब अचार खराब हो जाता है तो उसमें फुई लग जाती है, तो वो
टाइप का जो फफूद है, मशरूम भी है। अंतर इतना है कि मशरूम जो फफूद है, उसका जो फ्रूटिंग बॉडी है, वो खाने योग्य है और नेकेड आई से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये विजिबल है। कुछ फफूद के फ्रूटिंग बॉडी नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये फफूद है। और फफूद को अगर सही माने में समझना चाहें तो 3 किंगडम आते हैं: प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंगल किंगडम। प्लांट किंगडम में जितने भी तरह के पौधे हैं, चाहे वो एक वर्षीय हों, द्विवर्षीय हों, बहुवर्षीय हों, वो पौधे आते हैं। इसके अलावा एनिमल किंगडम में किसी भी प्रकार का प्राणी, मतलब चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, सब एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम में हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी एनिमल किंगडम में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। और साथ ही फफूद जो है, ये मानते हैं कि प्लांट और एनिमल के बीच में आता है। ये माना गया है कि जब विकास हुआ तो सबसे पहले प्लांट विकसित हुए पानी में, उसके बाद बाहर विकसित हुए, उसके बाद फफूद विकसित हुए और फफूद के बाद तब एनिमल विकसित हुए। तो फफूद नॉन वेजिटेरियन नहीं है, यह वेजिटेरियन है, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। लेकिन चूंकि पौधों और जंतुओं के बीच में आता है, इसलिए इसमें कुछ प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो इस तरह के पाए जाते हैं जो कि एनिमल के भी प्रोटीन के गुण रखते हैं। जैसे इसमें क्रिएटिन होता है और कुछ और भी होते हैं एमिनो एसिड्स जो कि पशुओं के प्रोटीन में पाए जाते हैं, पर वो मशरूम में पाया जाता है। इसीलिए खाने में जो टेस्ट होता है इसका, थोड़ा सा एनिमल प्रोटीन से मिलता है। जैसे पनीर से क्वालिटी भी एनिमल प्रोटीन और एनिमल के प्रोडक्ट से मिलती है। खाने में इसीलिए थोड़ा एक क्रंची लगता है। इसीलिए कुछ लोग इसको वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो प्रोटीन होती है दोनों तरह की होती है, प्लांट सोर्स की भी होती है, एनिमल सोर्स की भी होती है। सबसे बड़ी बात है कि एक ही जगह पे जो हमारे वेजिटेरियन लोग हैं, उनको नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो एसिड्स को हम मशरूम के प्रयोग से पूरा कर सकते हैं। सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब एटलीस्ट जो लोग वेजिटेरियन हैं और वो नॉन वेज प्रोटीन बस नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनकी चॉइस नहीं है या उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है अपने फूड का। तो सर हम जैसे से देखते हैं कि हम लोग इसे खाने के लिए तो हमें पता है कि यूज़ हो रहा है, हम सूप बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं या किसी तरीके से पिज़्ज़ा टॉपिंग वगैरह में हम इसे यूज़ करते हैं। तो खाने के अलावा क्या इसका कोई और इंडस्ट्रियल यूज़ है? जैसे आप शायद कह रहे थे कि औषधि में यूज़ होता है, या उसके अलावा किसी इंडस्ट्री में मशरूम का यूज़ किया जाता है क्या? मशरूम को हम लोग मुख्य रूप से खाने के लिए यूज करते हैं। देखा जाए तो 2 टर्म आते हैं, एक आता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक आता है फार्मास्यूटिकल्स। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स टर्म है वो उससे रिलेट करता है कि कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और वो हमको रेजिस्टेंस देगा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि डिजीज पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रयोग से रोग नहीं हैं तो नहीं होंगे, या हैं तो कम हो जाएंगे। दूसरा टर्म है फार्मास्यूटिकल्स। एक बार जब रोग आ जाता है तो हम डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लेते हैं। उन मेडिसिन को खाते हैं, तब हमारा जो रोग हुआ है, चाहे वो किसी भी माइक्रोब से हो, फंगस से हो, बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, तो वो कम होता है। तो मशरूम का मुख्य प्रयोग जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स में किया जाता है। 3 तरह के मशरूम मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है एडिबल मशरूम, जो खाने लायक है, जिसको खाने योग्य मशरूम हम कहते हैं। दूसरा होता है पॉइजनस मशरूम, जो जहरीले मशरूम हैं, जिनको नहीं खाना चाहिए। तीसरा होता है मेडिसिनल मशरूम, जो औषधीय मशरूम है। औषधीय मशरूम करीब करीब दोनों तरह के मशरूमों से बनते हैं, कुछ एडिबल से भी, कुछ पॉइजनस से भी।
लेकिन मेडिसिनल वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 तरह के मशरूम हैं जिनका कि हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि गाँव में मशरूम को साँप की छतरी या कुकुरमुत्ता कहते हैं। उसको कहने के कारण जो किसान जो गाँव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों कहते हैं? तो एकदम सही कहते हैं। कारण ये है कि मशरूम की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें 90% प्रजातियां जहरीली होती हैं और केवल 10% प्रजातियां खाने लायक हैं। दूसरे शब्दों में कह लें तो खेतों में या कहीं भी अपने से उगने वाले जो 10 मशरूम हैं, उनमें से 9 मशरूम जहरीले होते हैं और 1 मशरूम खाने लायक होता है। जो खाने लायक मशरूम है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 9 मशरूम जो नहीं खाने लायक हैं, उनको खाने से अगर गलती से किसी ने खा लिया, तो या तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेगा या तो मर जाएगा। इसीलिए आप कभी बरसात के मौसम में हम देखें तो पेपरों में कभी-कभी निकलता है कि कुछ परिवारों ने मशरूम खाया और उनके पूरे परिवार की डेथ हो गई। तो इसलिए वो एकदम हमारे गाँव में जो कहा गया है कि ये साँप की छतरी है, कुकुरमुत्ता है, वो मात्र इसलिए कहा गया है कि या तो नफ़रत से या तो डर के मारे, साँप की छतरी है तो साँप होगा तो डर के मारे, या कुकुरमुत्ता है मतलब कुत्ते ने पेशाब कर दिया उस जगह पे उगा है, तो उस चक्कर में कोई बिना जाने मशरूम का प्रयोग ऐसे न करे कि कहीं खेत में निकला है या कहीं देख लिया, वहाँ से खा लिया। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये साँप की छतरी और कुकुरमुत्ता। लेकिन जो 10 में से 1 मशरूम है, जो गुणवत्ता युक्त है, उसकी उतनी ज़्यादा गुणवत्ता है कि हमारे वेद में सुश्रुत संहिता है, जो कि औषधियों पे आधारित है। उसमें लिखा है कि देवताओं का सोम रस जो है, वो मशरूम से बनता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवताओं का सोमरस अगर मशरूम से बनता था, तो देवता सोमरस प्रयोग करते थे। इसलिए हम जो मानते हैं कि इतना ज़्यादा इसमें इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी पैदा करने की क्षमता है कि इसको खाने से आदमी बीमार नहीं पड़ता है। एक टर्म है कि देवता अमर होते हैं। सामान्य तरह किसी तरह का भी फोटो देखिए देवता को या देवियों का, हमारी माताओं का, तो कोई भी देवता या देवी केवल ब्रह्मा जी को अगर छोड़ दिया जाए, तो कोई भी बुढ़े आपको फोटो में नज़र नहीं आते हैं। सब 35-40 की एज के एकदम फिट नज़र आएंगे, चाहे कोई हो, हमारी माताएं हों, देवियां हों या देवता हैं। तो हमारा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि सोमरस के प्रयोग से वो इम्यूनिटी बूस्टर होते थे, जिससे कि आदमी बुढ़ा नहीं होता। ये कहते हैं कि मशरूम कुछ ऐसे हैं खाइए तो आदमी जल्दी मतलब एजिंग नहीं होती, एंटी एजिंग इफेक्ट है इसका। तो एंटी एजिंग इफेक्ट होने के चक्कर में आदमियों की जो बूढ़े होने की जो समय है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और निश्चित रूप से अगर एंटी एजिंग इफेक्ट है, तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा तो बुढ़ा नहीं होगा। तो ये हमारे को कई सारी बीमारियों से बचाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 तरह के मशरूम हैं और इसकी खेती हम लोग बड़े आराम से और अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बात बताई हमें, लेकिन तो इसमें सर, जैसे मैं भी कई बार देखती हूँ, आपने कहा कि बरसात में ऐसे ही मशरूम उग जाते हैं, हमारे लॉन में भी कई बार कुछ मशरूम उग जाते हैं। तो मतलब हमारे लिए सलाह ये है कि अपने से कोई भी मशरूम उगा हुआ दिख रहे हैं तो उसे नहीं खाना है, क्योंकि ये जहरीला हो सकता है। निश्चित रूप से मेरी भी यही सबको सलाह है कि कभी भी मशरूम को अनआइडेंटिफाइड सोर्स से न लें, रिलायबल सोर्स से खरीदें। और जो मशरूम खाने योग्य है, कहीं सही जगह पे माल में या किसी अच्छी प्रयोगशाला में या कोई मशरूम ग्रोवर जो नोन है, अच्छा कर रहा है, तो वहाँ से मशरूम का क्रय करें और उसको खाएं। ये निश्चित रूप से है कि जानकारी के बिना, बिना जाने मशरूम को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो जहरीला मशरूम है और जो खाने योग्य मशरूम है, इन मशरूमों की पहचान देख के नहीं की जा सकती।
कुछ नियम हैं कि इससे ये हो सकता है, लेकिन सारे नियमों में अपवाद हैं। इसीलिए जनरल आदमी को निश्चित रूप से अपने से आइडेंटिफ़ाई करके मशरूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से किसी रिलायबल सोर्स से, शॉप से या कोई लैब से या जो अच्छा ग्रोवर है, उससे लेके ही मशरूम को खाना चाहिए। सर, तो जो मार्केट में मशरूम मिलता है, जो सब्जी वाले लेके घूमते हैं, वो तो हम खा सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से हमको जो उपलब्ध है बिकने के लिए, उसको खा सकते हैं, क्योंकि जिसने बेचने के लिए रखा है, उसने रिलायबल सोर्स से ही मशरूम को अपना लाया होगा, क्योंकि कोई भी अपना बिज़नेस खराब नहीं करना चाहेगा और रिस्क भी नहीं लेगा। तो निश्चित रूप से हमारे भारत में मुख्य रूप से जो बटन मशरूम है, वो उसको ही लोग 90% लोग मशरूम जानते हैं। पर इसके अलावा भी 4-5 प्रजातियाँ ऐसी हैं या प्रकार के मशरूम ऐसे हैं जिनका कि हम प्रयोग कर सकते हैं। उसमें दूसरे नंबर पे ढींगरी मशरूम है, जिसे ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। उसके बाद मिल्की मशरूम है, जिसको दूधिया मशरूम कहते हैं। उसके बाद पैडीस्ट्रा मशरूम है, जो साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मिल्की मशरूम को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में किया जाता है। ऑयस्टर मशरूम को चाइना के जितने भी लगे हुए स्टेट हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से किया जाता है। चाइना में हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा मशरूम पैदा होती है। चाइना का वर्ल्ड में नंबर 1 पे वो अपने को क्लेम करता है एज ए मशरूम प्रोड्यूसर, और हम अभी वर्ल्ड में कहीं हमारी पोजीशन टॉप 10 में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ चूँकि इन्वायरमेंट भी अच्छा है, वो भी है, तो मशरूम का बहुत स्कोप है। दूसरा, प्रोटीन की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए पल्स के बाद मशरूम ही एक ऐसा रिलायबल सोर्स है जहाँ से हम मशरूम दे सकते हैं। मशरूम की डाइजेस्टिबिलिटी 80% के करीब होती है। मतलब 10 ग्राम अगर हमने मशरूम का प्रोटीन खाया है, तो हमारे शरीर को 8 ग्राम मिलेगा, मतलब बॉडी हमारी 8 ग्राम एब्जॉर्ब करेगी। और अगर पल्स से ली गई प्रोटीन है, हमारी पल्स प्रोटीन है, 10 ग्राम अगर हम खा रहे हैं, तो हमारा शरीर केवल 4 ग्राम लेता है, 40% है। तो क्वालिटी वाइज उससे दूना एब्जॉर्प्शन है, और क्वालिटी वाइज इसमें एनिमल सोर्स के भी प्रोटीन है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मशरूम है। इसका प्रयोग करने से निश्चित रूप से हमें कई रोगों से बचाव हो सकता है और इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। तो सर, आप मेरा एक्चुअली आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोप को लेकर ही था, जिसका आपने थोड़ा बहुत बताया कि भारत में इसका काफ़ी स्कोप है। तो सर, इस स्कोप में आज जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है या पहले जो होता था, और अभी जो हमारी न्यूट्रिशन की डिमांड है, उसके लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो पर्याप्त है या हमें वो आने वाले सालों में हमें वो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा? देखिए, अगर क्वालिटी प्रोटीन की बात करें और प्रोटीन के आपूर्ति की बात करें, तो प्रोटीन की आपूर्ति बहुत कम है। विदेशों में जितना प्रोटीन लोगों को अवेलेबल है, हमारे भारत में उसका 1/3 भी अवेलेबल नहीं है। कारण ये है कि पल्स प्रोडक्शन हमारा काफ़ी घट रहा था। वैसे हमारी सरकार ने पल्स प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। साथ ही हमारी जो वर्तमान सरकार है, उसने मशरूम प्रोडक्शन पे भी जोर दिया है। उसका एक उदाहरण मैं ये बता सकता हूँ कि आज़ादी के पहले से लेके 2014 तक केवल 16 सेंटर थे, जो कि ऑल इंडिया स्तर पे हम लोगों के साथ नेटवर्किंग में थे। उसमें 16वां मेरा था 2014 में, और 2014 से लेके अब 24 में आज की डेट में 33 से ज़्यादा सेंटर हैं। तो सोचिए 10 साल में 17 नए सेंटर खुले, जबकि आज़ादी से पहले केवल 16 सेंटर खुले थे। तो हमारी सरकार भी चाहती है कि मशरूम के माध्यम से क्वालिटी प्रोटीन निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए। कुछ जगह पे ये मिड डे मील के लिए भी रिकमेंडेशन में तो नहीं है, लेकिन सब लोग डिमांड करते हैं कि मिड डे मील में हो जाए, तो छोटे बच्चों को मशरूम का प्रोटीन मिलेगा। ये इजीली डाइजेस्टेबल है और बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव है, तो इससे मार्केट बनेगी। मशरूम के सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है स्कोप में हम ये जो देखते हैं कि इसकी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। कुछ लोग मशरूम को 250 रुपये 300 रुपये किलो बेच लेते हैं, खाने वाली मशरूम को। कुछ लोग उसको 50-60 रुपये भी नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। हम लोगों को चाहे कोई भी माध्यम हो या कोई भी एजेंसी हो, एनजीओ हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सबको कोशिश ये करनी है कि मशरूम की मार्केट थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। ऑर्गेनाइज्ड होने से क्या होगा, डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है उसको कवर करने में
आसानी होगी और इसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि प्रोटीन की कमी तो हमेशा रही है। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से हम कितना प्रोटीन अवेलेबल करा पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मशरूम पे ध्यान दें, और मशरूम को किसी भी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। इसको हम कम मात्रा में भी यूज कर सकते हैं, अधिक मात्रा में भी यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल वैल्यू वाले मशरूमों से हम मेडिसिन बना के एमजी में उसका फ़ायदा ले सकते हैं, मिलीग्राम में। और खाने वाली मशरूम को हम लोग 100 ग्राम 200 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है। सर, तो जैसे आपने बताया कि स्कोप काफ़ी है और ये एक आज की डेट में इंडिया में जितनी भी फार्मिंग या एग्रीकल्चर का जो भी एरिया है उसमें एक सब्सटेंशियल पार्ट ले सकता है मशरूम फार्मिंग। तो सर, मशरूम फार्मिंग एक्चुअली इसकी जो डिटेल्स हैं हम ये आपसे जानना चाहेंगे, ये कैसे होती है? क्या इनपुट्स इसमें लगते हैं? क्या चैलेंजेस आते हैं? इसमें कितना समय लगता है? कितना पैसा लगता है? मतलब थोड़ा बहुत आप इसे हमें थोड़ा-सा विस्तार में बताइए। देखिए, मशरूम उत्पादन की अगर हम बात करें तो मशरूम उत्पादन एक प्रक्रिया है, जो कि अलग-अलग तरह की मशरूम को पैदा करने के लिए अलग-अलग मशरूम उत्पादन की तकनीकी हैं, विधियां हैं, उनको अलग-अलग सीखना पड़ता है। दूसरा, मशरूम उत्पादन जो है, अगर किसान की अवस्था के हिसाब से और इच्छा के हिसाब से हम देखें तो उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 तरह के, एक तो सीमांत किसान हो गया, मार्जिनल फार्मर जिसे कहते हैं, जिसके पास कोई खेत नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, झोपड़ी में रहता है, थोड़ी-सी ज़मीन है, वो भी इसको पैदा कर सकता है। वो एक छोटे से झोपड़ी बना के उसमें मशरूम पैदा कर सकता है, और सीज़नल मशरूम कर सकता है। जैसे ढींगरी मशरूम है, अक्टूबर से नॉर्थ इंडिया में हम देखें तो आराम से ये अ, 10 महीने में पैदा कर सकता है। केवल 2 महीने, जब कि जून में और जनवरी में, जब कमरे का तापमान जनवरी में 10 डिग्री से नीचे का हो जाता है और गर्मियों में कमरे का तापमान अंदर का 35 डिग्री के ऊपर हो जाता है, तब नहीं पैदा होगा। बाकी कई सारी प्रजातियां मशरूम की ऐसी हैं, वेस्टर्न मशरूम की, जिसको पैदा कर सकता है। दूसरा होता है लघु किसान, स्मॉल फार्मर जिसे हम कह रहे हैं। उस वो जो है राउंड द ईयर मशरूम का फसल चक्र अपना के नेचुरल कंडीशन में, उसको एसी की ज़रूरत नहीं है, आर्टिफिशियल कंडीशन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल कंडीशन में वो पूरे वर्ष कर सकता है। बस उसको प्रजातियां बदलनी है, उसको फसल चक्र बनाना है। 3 तरह के मशरूम का अगर फसल चक्र ले लें तो उत्तरी भारत का किसान बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम और मिल्की मशरूम का प्रोडक्शन करके उत्तरी भारत में खाने योग्य मशरूम का पैदा कर सकता है। अक्टूबर से मार्च तक बटन मशरूम की खेती कर सकता है। अप्रैल से सितंबर तक मिल्की मशरूम की खेती कर सकता है, जिसे दूधिया मशरूम कहते हैं। और राउंड द ईयर, पूरे साल, वो ढींगरी मशरूम की खेती कर सकता है। ये तो खाने योग्य मशरूम की बात है। ऐसे ही औषधीय मशरूम की बात करें तो नवंबर से लेके मार्च तक वो शिटाके मशरूम पैदा कर सकता है, और अप्रैल से लेके सितंबर तक वो सीजोफाइलम मशरूम पैदा कर सकता है। और बीच में उसी समय अक्टूबर में जाड़े के समय में ही वो एक लाइन मैने मशरूम आता है, उसको पैदा कर सकता है। ये सारे मशरूम जो हैं औषधीय वाले, ये एंटी कैंसरस और एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और डायबिटीज के लिए ढेर सारी रोगों में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। इसके अलावा जो बड़े फार्मर हैं वो एक्सपोर्ट के लिए करते हैं, ग्लोबल मार्केट को फेच करते हैं। और ग्लोबल मार्केट के लिए मेरे ख्याल से अब तो हर ज़िलों में 2-2 करोड़ से ऊपर की ये यूनिट लगती हैं। पहले ये नहीं थी, लेकिन पिछले 10 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। और एक-एक बड़ी यूनिट नॉर्थ इंडिया में अगर देखें, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, तो करीब-करीब हर ज़िलों में एक-एक बड़ी यूनिट्स हैं। गाज़ियाबाद में भी है, हापुड़ में भी है,
मेरठ में भी है, सहारनपुर में भी है, शामली में भी है, ये मेरी जानकारी में है। इसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी, गोरखपुर में, उधर की तरफ जो है महाराजगंज में, इस टाइप से बड़ी बड़ी यूनिट्स आ गई हैं, लखनऊ में भी हैं। तो इन यूनिट्स का प्रयोग करके किसान बड़े स्तर पे राउंड द ईयर प्रोडक्शन लेगा, और नेचुरल कंडीशन में भी लेता है वो बड़ा किसान, और आर्टिफिशियल कंडीशन मेंटेन करके भी वो मशरूम का प्रोडक्शन करता है। सर तो जैसे आपने बताया, इससे लग रहा है कि जो छोटे से छोटा किसान है, कम से कम लागत लगा के भी वो मशरूम से प्रॉफिट कमा सकता है, और जो बड़ा किसान है वो तो कमा ही रहा है क्योंकि उसकी लागत ज़्यादा है और ईयर राउंड वो कल्टीवेशन उसका कर रहा है। तो सर इसमें ये जो इसका बीज कह लें या स्पॉन कह लें, ये फार्मर कहाँ से ले, कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, या वो उन वैरायटीज़ का सिलेक्शन किस बेस पे करे? इसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताइए। ये इसके लिए अगर हम बात करते हैं, तो किसान जो है मशरूम का उत्पादन अपनी इच्छा और अपनी क्षमता दोनों के बीच में तालमेल करके कर सकता है। हो सकता है कि किसान की इच्छा जो है छोटे स्तर पे काम करने की हो, क्षमता उसकी ज़्यादा हो। दूसरा ये हो सकता है कि उसकी इच्छा बड़े स्तर पे काम करने की हो और क्षमता कम हो। तो हम बता दें, सीमांत किसान जो है कोई भी मशरूम का उत्पादन करने के लिए, अगर उसके पास अपनी एक झोपड़ी है, तो वो 5,000 रुपये से भी अपना छोटा काम स्टार्ट कर सकता है, जो अपने घर में खाने के लिए मशरूम, और प्लस अड़ोस पड़ोस में या लोकल मार्केट में बेचने के लिए वो प्रयोग कर सकता है। ये बहुत छोटे किसान की बात कर रहे हैं। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे रुद्रपुर में भी है तराई फूड्स, या फ्लैक्स फूड है देहरादून में है, या इस तरह की और सारी भी पूरे देश में कई सारी मशरूम की यूनिट्स हैं। ये लोग करीब 5 करोड़ 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ से ऊपर आप समझिए कि बड़ी यूनिट्स आपको लगेंगी, जो कि आर्टिफिशियल कंडीशन में या नेचुरल कंडीशन को मॉडिफाई करके राउंड द ईयर अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे भी कुछ किसान काम कर सकते हैं। हमारे वोमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, तो माताएं और बहनें हमारी मशरूम, पैदा हुए मशरूम से पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, बायो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। बिहार में हम लोगों को पता है कि कुछ जगहों पे मशरूम से समोसा बन रहे हैं, मशरूम की नमकीन बन रही है, कुछ कंपनियां मशरूम के बिस्किट्स बना रहे हैं, उसमें फोर्टिफाइड करते हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसमें आप 20% तक मशरूम का पाउडर यूज कर सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से हम लोग ढींगरी मशरूम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ढींगरी मशरूम की उत्पादन तकनीकी सबसे आसान है, और सबसे कठिन जो है अगर देखा जाए एडविल में, तो बटन में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसको अलग से कंपोस्ट भी बनाना पड़ता है, और अलग से जो है उसमें प्रोडक्शन के लिए भी थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, केसिंग करनी पड़ती है। ढींगरी मशरूम के लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल सामान्य गेहूं का भूसा हो या उसके साथ धान का भूसा या कोई भी भूसा मिला के बहुत आसानी से 1 महीने में हम लोग पैदा करते हैं। जैसे आज अगर हमने लगा दिया, तो आपको आज के 1 महीने 30 दिन के बाद ढींगरी मशरूम की पहली हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। 30, हम लोग क्या है, प्रयोगशालाओं में तो 30 दिन से कम में भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, और वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्वालिटेटिवली और मेडिसिनली उसके लिए कि आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है। जहाँ तक मशरूम के बीज के लिए आपने कहा, तो मशरूम का बीज पूरे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं कृषि के, एग्रीकल्चर के, उनमें हर जगह मशरूम प्रयोगशाला या मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। जैसे मेरे पास है, आप वहाँ से संपर्क करके मशरूम ले सकते हैं, या अगर विश्वविद्यालय नहीं जा सकते हैं, तो हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। उस कृषि विज्ञान केंद्र से कांटेक्ट करके आप मशरूम का बीज ले सकते हैं। अधिकांश कृषि विज्ञान केंद्रों पे मशरूम बीज प्रयोगशालाएं हैं। जिनमें नहीं है, वो अपने विश्वविद्यालय से अरेंज करके आपको कृषि विज्ञान केंद्र तक ला सकते हैं, आपको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र निश्चित रूप से अपने विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है, और हमेशा कोई ना कोई वैज्ञानिक या कर्मचारी विश्वविद्यालय आता जाता रहता है। तो उससे कांटेक्ट करके आप मशरूम बीज निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ रिलायबल प्राइवेट प्रयोगशालाएं भी हैं मशरूम की, जो कि बीज उत्पादन करती हैं, तो उनसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन वो कोशिश करें कि वो कोई एफपीओ की हों या सेल्फ हेल्प ग्रुप की हों, जिनकी अपनी रिकॉग्निशन हो।
तो वहाँ से आप मशरूम कोई का सर्टिफिकेशन भी मिलता है इसके लिए कि ये निश्चित रूप से ये नाबार्ड से या दूसरों बैंकों से वित्त पोषित प्रयोगशालाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ होता है। ये भी अपने कल्चर जो है हम लोगों से ही प्राप्त करती हैं, चाहे विश्वविद्यालय से लें या हमारा जो मुख्यालय है शोध निदेशालय राष्ट्रीय स्तर पर सोलन में, उससे ले सकते हैं। तो ये उपलब्ध हो जाएगा। अगर चाह है तो राह है, अगर आपको करना है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। सर तो जैसे कि बाकी पारंपरिक फसलें होती हैं या पारंपरिक फार्मिंग होती है, सब्जियां ले लें या हम ग्रेन्स ले लें या दालें ले लें, मिलेट्स ले लें, उससे मशरूम फार्मिंग अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उस एंगल में क्या मशरूम फार्मिंग ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंजर्वेशनल एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है, हमारे सॉइल वाटर का कंजर्वेशन बेटर है उसमें, इस बारे में भी थोड़ा सा नहीं, जानकारी। एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, एकदम सही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मशरूम प्रोडक्शन का बहुत महत्व है। एक तो मशरूम प्रोडक्शन से हम एग्रो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। जैसे पराली की बहुत समस्या है दिल्ली और लगे प्रदेशों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, वहाँ हो, तो पराली प्रबंधन के लिए हम पराली को जलाने के बजाय पराली से बने हुए भूसे को हम मशरूम उत्पादन में प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद जैसे आजकल देखा जाए तो गेहूं का भूसा 10 रुपये 12 रुपये किलो है। तो 1 किलो भूसे से 12 रुपये के भूसे से अगर हम आधा किलो ढींगरी मशरूम की ही बात कर लें तो आधा किलो ढींगरी मशरूम बड़े आसानी से पैदा हो जाती है। और ढींगरी मशरूम का रेट भी 100 रुपये से ऊपर है। तो अगर आधा किलो भी पैदा कर लिया तो 50 रुपये पैदा हो गया। तो 10 रुपये किलो के भूसे से हम 50 रुपये किलो का मशरूम पैदा कर लिए 2 महीने 3 महीने में। उसके बाद जो उससे भूसा बच गया, उस भूसे को हम लोग FYM बना लिए, नेडप के गड्ढे में डाल दिए या नीचे FYM के लिए बना लिए, गोबर के साथ मिला दिए, या वर्मी कंपोस्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो खेत का भूसा मशरूम पैदा करने के बाद मैन्योर के रूप में, खाद जिसे कहते हैं, तो उसके रूप में दोबारा खेत में चला जाएगा। तो इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जीवांश की मात्रा वहाँ बढ़ाएगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाएगा, प्लस कार्बन का सोर्स भी बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मशरूम उत्पादन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको करके हम निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं। सर और इसमें पानी भी बाकी फसलों के मुकाबले कम लगता है। ये इंडोर क्रॉप है तो इसमें वेस्टेज का चांस कम है। इसको अलग से हमको लैंड की ज़रूरत नहीं है। जो वेस्ट लैंड हमारे गांव में है या घरों के अगल बगल है, वहाँ पे एक छप्पर बनाया और मशरूम उत्पादन शुरू। तो वेस्ट लैंड को हम इसमें यूज कर सकते हैं। पानी भी एज पर नीड देते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नुकसान होने की कोई बात नहीं होती है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काम करता है और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा है। सर आपकी बात से मतलब मैं ये सोच रही थी कि जो जैसे हिली एरियाज हैं हमारे यहाँ, जैसे उत्तराखंड कह लें या और हिमाचल के जैसे ऐसे एरिड लैंड्स हैं जहाँ पे पानी की कमी है, पहाड़ों में आजकल पानी की बहुत कमी हो गई है। झरने जो हैं या स्रोत जो हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, गर्मियों में स्पेशली ऐसा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या मशरूम वहाँ पे एक वायबल ऑप्शन है फार्मिंग का? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए या वो क्षेत्र जहाँ पानी कम है, निश्चित रूप से मशरूम एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। सच पूछिए तो जो सोलन में पहली बार हुआ तो हिमाचल में मशरूम की खेती ही वहीं से शुरू की गई, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से या उसकी फिजिबिलिटी के हिसाब से उसे बेस्ट माना गया। इसीलिए सोलन को मशरूम नगर कहा जाता है, मशरूम सिटी ऑफ द इंडिया बोलते हैं। तो निश्चित रूप से। और दूसरा, पहाड़ों पे एक चीज़ और है, हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और जंगलों में जाके करती हैं और इकट्ठा करती हैं, खेती करती हैं। तो वो अगर करेंगी तो मशरूम की एक झोपड़ी बना के करेंगी तो एक
जो खाने की समस्या है, उस पे बहुत बड़ा योगदान होगा मशरूम का। हम भी पहाड़ों पे कई बार गए हैं, हमारा अनुसंधान कार्य भी हुआ है पहले जब हम पंतनगर में थे। तो उस समय हम देखते थे कि पहाड़ों पे चले जाइए तो सामान्य रूप से आपको रोटी, दाल तो मिलता है, सब्ज़ी कम मिलती सब्जी है। कम मिलती है। ले उस सब्ज़ी को हमारी माताएँ-बहनें एक झोपड़ी में पैदा करके राउंड द ईयर अगर क्रॉप रोटेशन लें, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अगर पहाड़ प्लेन में बटन मशरूम अक्टूबर से मार्च हो रहा है, तो हो सकता है कि पहाड़ पे वो सितंबर से अप्रैल तक निकल जाए और कहीं-कहीं तो और ऊपर चले जाएँ जहाँ टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ राउंड द ईयर भी लोग ले लेते हैं 2-4 महीनों को छोड़ के, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है पहाड़ों के लिए। सर, आपने जैसे बीच में मेंशन किया था कि ये जो इसकी मार्केट है डिसऑर्गेनाइज्ड है। प्लस अगर हम मार्केट डिसऑर्गेनाइज्ड है और इसका जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस है, मतलब जैसे हार्वेस्ट हो गया, उससे लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, अगर हम इसकी शेल्फ लाइफ को देखें, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं उस वाले एरिया में कि मतलब अगर पहाड़ों में मान लीजिए वो उगा भी रहे हैं, उससे लेके अगर उन्हें दिल्ली या बाकी स्टेट्स तक ये पहुँचाना है, तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है और इसके क्या सोल्यूशन हो सकता है अगर इसमें कोई दिक्कत है तो? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें ये है कि आजकल ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया है। हम धन्यवाद करेंगे अपनी वर्तमान सरकार का कि जिसने रोड पे काम किया है और ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि पहाड़ की सब्जी या पहाड़ का मशरूम नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देखिए साउथ का नारियल जो है आके दिल्ली में बिकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी निश्चित रूप से बड़ी है और उस पे और बढ़ने का है। तो निश्चित रूप से अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का हम प्रयोग कर लें, तो निश्चित रूप से आ जाएगा। ऑयस्टर मशरूम की बात करें, तो इसको हम ड्राई फॉर्म में भी 6 महीने तक आराम से रख लेते हैं, जैसे सभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखेंगे। फ्रेश मशरूम की बात करें, तो उसको हम 3 से 4 दिन रख पाते हैं, तो वो लोकल कंजम्पशन के लिए यूज़ हो जाएगा। या पोस्ट हार्वेस्ट में हम अचार बना लें, कैंडी बना लें, सूप के पाउडर बना लें, तो निश्चित रूप से जो आप देखिए हमारी ग्लोबल मार्केट का असर कि इंडिया में चाइना के मशरूम सूप बिकते हैं अगर माल्स में देखें, तो हम इंडिया में इंडिया का मशरूम सूप क्यों नहीं बेच सकते? तो ये बहुत बड़ा स्कोप है और इसमें ओयस्टर ही मुख्य रूप से सूप में मेरी समझ में प्रयोग किया जा सकता है। उसमें कुछ लोग वेजिटेबल्स भी मिला देते हैं, तो जैसे मशरूम के साथ वेज मशरूम करके सूप दे देते हैं, तो इसका बड़ा अच्छा है। पोस्ट हार्वेस्ट पर जिस दिन हम लोग ध्यान दे देंगे, तो निश्चित रूप से मार्केटिंग हमारी इन्हांस हो जाएगी। इसमें केवल प्रयास की ज़रूरत है और निश्चित रूप से जो नए युवा हैं हमारे, जो ड्रॉप आउट हैं, वो निश्चित रूप से इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले मशरूम अपने लिए पैदा करें, अपने घर के लिए पैदा करें, फिर पड़ोसियों के लिए पैदा करें, फिर अपनी लोकल मार्केट को फेच करें और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें। क्योंकि एक आदमी अगर मशरूम की खेती करना चाहे, तो उसके लिए मुश्किल होगा, बीज भी इकट्ठा करना होगा, पैदा भी करना होगा, बेचना भी करना होगा। 6 लोग मिलके करते हैं, एक आदमी जाएगा सबके लिए बीज लाएगा, गाँव में ऑलरेडी बाकी चीज़ें उपलब्ध हैं। बाकी मटेरियल एक आदमी ले आएगा, एक आदमी उसके मार्केटिंग पे जोर दे देगा, एक आदमी उसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर लेगा और प्रॉफिट की शेयरिंग अप अकॉर्डिंग टू देयर नीड और अकॉर्डिंग टू देयर शेयर वो लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बड़ा अच्छा स्कोप है। केवल इसको हम लोगों को कोऑपरेटिव फॉर्म में जैसे अमूल के यहाँ एज ए टीम जैसे दूध का कोऑपरेटिव है या इस टाइप सा है, तो इस तरह से अगर हम लोग कर लेंगे, निश्चित रूप से हर गाँव में मुझे लगता है कि कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं मेरी जानकारी में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मशरूम पे काम कर रहे हैं, वो हमारे कांटेक्ट में हैं और हम लोग उनको हेल्प भी करते हैं। निश्चित रूप से इसका स्कोप है। हमारा मानना है कि अगर मशरूम पे ठीक से ध्यान दिया जाए, तो प्रोटीन की समस्या या कुपोषण की समस्या से बच्चों को और महिलाओं को, क्योंकि हमारे देश में 2 ही कुपोषित ज़्यादा रहते हैं, या तो छोटे बच्चे या महिलाएँ। महिलाएँ अपने नहीं खाती हैं, अपने पतियों को या बच्चों को खिला देती हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, और जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनके लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये निश्चित रूप से उसमें बहुत अच्छा योगदान कर सकता है। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नहीं सर, बिल्कुल सही बात कही आपने कि वुमेन का जो पोटेंशियल है इंडिया में वो अभी भी बहुत तरीके से अंडर यूटिलाइज्ड है और जिस तरह से कहते हैं कि
विमेन बहुत भारी काम नहीं कर सकती या मेहनत वाले काम नहीं कर सकती, बस पहाड़ी क्षेत्रों में देख लें या आप एग्रीकल्चर में देख लें तो विमेन बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। लेकिन बस वही है कि उनको उससे बहुत बेहतर फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं या प्रॉफ़िट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मशरूम फ़ार्मिंग एक विकल्प हो सकता है उनके लिए, जहाँ पे वो कम लागत लगा के, कम मेहनत करके अच्छे प्रॉफ़िट्स या अच्छे रिज़ल्ट्स अपना सकती हैं। निश्चित रूप से जो हम इसमें ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और हम देखें तो महिलाओं को खेत में काम करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। हुँ, जिस खेत में हम पल्स पैदा करने के लिए जा रहे हैं, अगर प्रोटीन हम मशरूम घर में ही पैदा कर लें, तो घर में रह के ही एक कमरे में मशरूम की खेती होनी है। तो वो अपने और इसमें मशरूम में जो ज़्यादा मेहनत का काम है, वो केवल 1 दिन का है, जिस दिन उसको लगाना है। हुँ, तो उस दिन वो लेबर हायर भी कर सकती हैं या घर के लोगों का भी सहयोग ले सकती हैं। बाकी तो इसको फिर थोड़ी बहुत देख-रेख करनी है, पानी लगाना है। आजकल तो पावर स्प्रेयर आ गए हैं। हुँ, तो हाथ से भी स्प्रेयर नहीं चलाना है, तो उसको करके निश्चित रूप से कम मेहनत में हमारी माँ-बहनों की एक सोशल सिक्योरिटी भी होगी और दूसरा काम करेंगे तो इसका इकोनॉमिक गेन भी होगा क्योंकि अगर सब्जी का हम बाहर खर्च कर रहे हैं और घर की सब्जी बना के अगर हम प्रयोग कर लें, तो निश्चित रूप से वो फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सर। सर तो आप जैसे मेंशन कर रहे थे कि बहुत सारे वैराइटीज़ आपने बताई कि बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है। तो इन सारी मशरूम्स में जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि बटन मशरूम ही यूज़ हो रहा है। आपने बताया कि सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। तो फार्मर कैसे चूज़ करे कि उसे कौन-सा वाला लगाना चाहिए, कौन से में उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? आपकी क्या सलाह है हमारे फार्मर्स के लिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। निश्चित रूप से बटन मशरूम को सबसे इंडिया में नंबर 1 का मशरूम माना जाता है, इसकी आइडेंटिटी है और आज से 10 साल पहले इंडिया में बटन मशरूम का प्रोडक्शन का शेयर 86% था और वेस्टर्न मशरूम का शेयर 6% था और बाकी में अदर मशरूम थे। लेकिन आज की डेट में 2024 या 23 की बात करें तो बटन मशरूम का शेयर 86% से घट के 76% हो गया है। वेस्टर्न मशरूम का शेयर 6% से बढ़ के 16% हो गया है और बाकी मशरूम उसी तरह से हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो वेस्टर्न मशरूम का शेयर क्यों बढ़ रहा है? बटन मशरूम का क्यों घट रहा है? उसके 2 रीज़न हैं। एक तो बटन मशरूम में जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो 1:1.5 टू 2 है। मतलब ₹100 अगर लगाते हैं तो सीज़न के बाद आपको 150 से 200 के बीच में मिलेगा और वेस्टर्न मशरूम का बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1:4 है क्योंकि दोनों का बराबर मतलब अगर माना जाए रेट और रेट बराबर ही है तो ₹100 लगा के ₹400 मिल सकता है। बस आइडेंटिटी नहीं है उसकी। अभी लोग जानते नहीं हैं, अवेयरनेस की कमी है। जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे हमने बताया कि पहले पंजाब नंबर 1 का स्टेट था इंडिया में, वो बटन मशरूम प्रोडक्शन के कारण था। लेकिन बिहार नंबर 1 का हो गया, उसमें बहुत बड़ा रोल वेस्टर्न मशरूम प्रोडक्शन का है और जो परसेंटेज बढ़ा है। तो वेस्टर्न मशरूम प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, प्रॉफिट ज़्यादा है, अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो लोग मटन मशरूम के जगह पे वेस्टर्न मशरूम को खाने लगते हैं या पहचान गए हैं, वो निश्चित रूप से वेस्टर्न मशरूम की तरफ झुकाव है और एक दिन मुझे जो लगता है कि आज से 10 साल बाद का अगर सिनेरियो देखें, तो बटन मशरूम में प्रॉफ़िट कम है, प्रॉब्लम्स उसमें 3-3 स्टेप हैं, केसिंग बनाना है, कंपोस्ट बनाना है, फिर पैदा करना है, मार्केटिंग है, मार्केट अवेलेबल है क्योंकि लोग जानते हैं। वेस्टर्न मशरूम में केवल भूसे से होना है, 30 दिन में हो जाना है, बटन मशरूम में 60-70 दिन लग जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो भविष्य मुझे लगता है और चाइना में वेस्टर्न मशरूम भी मुख्य मशरूम है जिसको कि लोग प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हम लोगों को वो है और बाकी और शिटाके मशरूम भी है, बहुत सारे मशरूम हैं वहाँ तो ग्लोबल उस पे पर चाइना और हमारे में बहुत अंतर है। तो दोनों की ईटिंग हैबिट में अंतर है, सोशल सिस्टम में अंतर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले दिनों में अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमको फसल चक्र पे ही ध्यान देना होगा क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस के लिए करना चाहता है तो ये नहीं है कि एक मशरूम पैदा करके छोड़ देगा, सीजनल बिजनेस में नहीं होगा। अगर उसे इंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है तो उसे राउंड द ईयर प्रोडक्शन नेचुरल कंडीशन में करेगा तो कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो विल बी बेटर।
क्योंकि अगर वो संसाधन का आर्टिफिशियल करता है, बिजली लगाता है, तो उतना खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेचुरल कंडीशन में क्रॉप रोटेशन लेके अगर बटन मशरूम भी ले, ऑयस्टर भी ले, मिल्की भी ले, कुछ मेडिसिनल भी कर ले, तो निश्चित रूप से उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ेगी। सर तो अभी कुछ और भी वैरायटीज़ हैं पाइपलाइन में आपकी रिसर्च में जो कि इन वैरायटीज़ के या इन के अलावा आने वाली हों? बहुत सारी मशरूमों पे काम चल रहा है। अभी हम लोगों का ग्रुप नए मशरूम को भी इंट्रोड्यूस करेगा जो अभी तक आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो नहीं किए गए थे, नेचुरल कंडीशन में किए जा रहे हैं। औषधीय मशरूमों में हैं, मॉरेल्स हैं, कार्डिसेप्स है। तो एक कुछ आने वाले दिनों में आप देखिएगा, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों का ग्रुप है मशरूम का नेशनल लेवल पे निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा काम करके और अच्छा ले जाएगा। और कुछ ऐसे मशरूम जो कि केवल अभी नेचुरल कंडीशन में होते हैं, उनको डोमेस्टिकेटेड करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी खेती हम लोग कमरों में करने लगेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो सर जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए सरकार की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम या किसी तरीके का सपोर्ट या अवेलेबल है इस समय मशरूम को लेके या मशरूम फार्मिंग को लेके? देखिए, विश्वविद्यालय एक जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं देश के, सभी में प्रसार निदेशालय होते हैं और हर विश्वविद्यालय में मशरूम के लेबोरेटरीज हैं या मशरूम के ट्रेनिंग सेंटर हैं। वहाँ से किसान भाई कांटेक्ट करके जो ट्रेनिंग्स होती हैं, 1 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग है। हर कृषि विज्ञान केंद्र पे रूरल यूथ के लिए मैंडेटरी मशरूम की ट्रेनिंग होती है। उसमें लोग पार्टिसिपेट करके मशरूम की खूबियों को सीख सकते हैं, कैसे पैदा करना है, तकनीकी ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन मुख्य ये है कि अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना तो खुद ही पड़ेगा। अगर हमारा इंटरेस्ट होगा, हम मेहनत करेंगे तो जहाँ चाह वहाँ राह। अगर सही जगह पे आपने क्लिक किया है तो निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा मिलना है। और सारे विश्वविद्यालय निश्चित रूप से मैंडेटरी है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए अपना प्रशिक्षण, अपना कार्यक्रम चलाएं। हम चलाते हैं। बाकी नाबार्ड है, ज़िले का लीड बैंक है, वो अगर आप ट्रेंड हैं, आपके पास हुनर है, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो सभी आज की डेट में योगदान दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी भी योजनाएं निकाली हैं कि बिना किसी क्या कहते हैं जमानत के आपको स्टार्टअप के लिए लोन मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बस हमको करने की बात है। सर एक और लास्ट सवाल पूछूंगी मैं आपसे। आपका रिसर्च के साथ साथ पैथोलॉजी में आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है आप और तो मशरूम से रिलेटेड डिजीज़ पेस्ट मैनेजमेंट में मेजर डिजीजेस क्या हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या फार्मर्स को ध्यान रखना चाहिए? मशरूम की बात करें तो खेती है तो रोग तो आएंगे और रोग आएंगे तो उनका निदान है। अगर हम सावधानियां रख के सही समय पे सही मशरूम का प्रयोग कर रहे हैं उत्पादन के लिए तो रोग कम आएंगे। और अगर आते भी हैं तो दोनों तरह के इसमें वो हैं। मशरूम चूँकि हमें मानते हैं कि खाने की चीज़ है, तो उसमें हम लोग केमिकल का प्रयोग बहुत अवॉइड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तभी हम लोग रसायनों की, केमिकल्स की रिकमेंडेशन देते हैं। नहीं तो नॉन केमिकल मेथड का प्रयोग हम लोग बताते हैं। उसमें आप फिरामोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, जाली, इन सब का प्रयोग करके हम लोग कोशिश करते हैं पानी की मात्रा को कम ज़्यादा करके, लाइट की मात्रा को कम ज़्यादा करके, या मतलब उस टाइप से फिरामोन ट्रैप लगा के, लाइट ट्रैप लगा के इंसेक्ट और डिजीज को हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि आज आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, कई चीज़ें मतलब मैंने किताबों में भी पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बट बिल्कुल ही अलग लेवल का आपने आज हमको ज्ञान दिया है। और ये ज्ञान सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑथेंटिक है, ये एक एक्सपर्ट के द्वारा आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आज हमारे लिए समय निकालने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकालने के लिए सर हमारी पूरी कृषि ऋषि बाय शून्या टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कोलेटिव को जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया आज का पॉडकास्ट कृषि ऋषि बाय शून्या को रिलीज करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। फार्मिंग और एग्रीकल्चर में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सही तकनीकी एडवाइस और एक्सपर्ट्स की सलाह के साथ हम न केवल इकोनॉमिक
क्राइसिस बल्कि जो फूड क्राइसिस है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स।